आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों को। यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है, हमें उसको देखना है। तो पहला प्रश्न है, उदासीन भूमि का पीएच है। उदासीन भूमि का पीएच 7 से कम, 7 से अधिक, केवल 7, 8.5 से अधिक। देखिए, बात करते हैं अगर जो हम पीएच की, तो पीएच स्केल जो होता है उस पे 14 खाने होते हैं। कितने? 14 खाने होते हैं। मान लीजिए 7 नंबर यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है और 14 इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरह से जो पीएच स्केल होता है, जो पीएच स्केल होता है, उसमें 0 से 0 से 14 खाने होते हैं और जो बीच में नंबर होता है वह 7 होता है। यह 7 नंबर जो होता है यह होता है उदासीन। क्या होता है? यह होता है उदासीन, यानी न्यूट्रल। यहाँ पर कोई भी न अम्ल है और न कोई क्षार है। ठीक है। और 7 से अधिक पीएच जो भी होता है वह क्षारीय होता है। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्षारीयता को दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का, पदार्थ का पीएच मान 8 है तो वह क्षारीय है, 9 है तो इसकी अपेक्षा अधिक क्षारीय है, 10 है तो और अधिक क्षारीय है। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में पीएच मान जो है क्षारीयता को दिखाता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 से कम है तो वह दिखाता है कि वह वस्तु अम्लीय है। यदि किसी वस्तु का, पदार्थ का पीएच मान 6 है तो वह अम्लीय है, 5 है तो और अधिक अम्लीय है, 4 है तो प्रबल अम्लीय है, 3 है तो और अधिक अम्लीय है। इस तरह से पीएच कम होना अम्लीयता को दर्शाता है, पीएच अधिक होना, 7 से अधिक होना क्षारीयता को दिखाता है। तो उदासीन कितना होता है? 7। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है केवल 7। अगला प्रश्न है, सिकेटियर का प्रयोग करते हैं बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में। देखिए, जो सिकेटियर होता है इसको जो है पौधों की कोमल शाखाओं को काटने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अनवांटेड शाखाएं जो होती हैं उन्हें हम लोग काटते हैं और कोमल शाखाएं काटते हैं, जैसे गुलाब में कटिंग करते हैं। तो ये सिकेटियर होता है। तो यहाँ उसका उत्तर है कटाई छटाई में, यानी प्रूनिंग में कहते हैं। इसका उत्तर बी है। फिर है रेंडर पेस्ट का कारक। देखिए, रेंडर पेस्ट जो होता है यह लगभग जुगाली करने वाले पशु लगता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़। जुगाली का मतलब है जो पहले तो चारे को भर लेते पेट में, फिर उसको पागल करते हैं। उसे हम लोग, मतलब वो जानवर मुंह चलाया करते हैं, उसे कहते हैं जुगाली करना। तो लगभग जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनमें सिलेंडर पेस्ट
रोग का प्रकोप रहता है और इसका कारक है विषाणु। क्या है? विषाणु कारक है इसका। और जो विषाणु है यह MRD समूह का एक सदस्य है। ये विषाणु है। MRD का मतलब है मीजल्स, रिंडरपेस्ट, डिस्टेम्पर। ठीक, तो यहाँ इसका उत्तर है विषाणु। और यदि हम बात करें कि रिंडरपेस्ट का जो इसके अन्य नाम है वह है जैसे कि पोका रोग। इसका रिंडरपेस्ट का अन्य नाम है पोका, पोकनी, बेदन, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है। यदि बात की जाए इसके लक्षण की, तो जो पशु होता है इसको प्रकोप होने वाले पशु में 3 से 7 दिन में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और पहले तो पशु को तेज बुखार आता है। पशु को तेज बुखार आता है, ये लक्षण है इसके। तेज बुखार आता है। ठीक। अब यहाँ अगर सामान्य देखा जाए, सामान्यतः जो पशुओं का सामान्य तापमान होता है वह होता है 101 से 2, 101.5 मान लीजिए फ़ारेनहाइट। कितना? फ़ारेनहाइट। ठीक है। यह तापमान होता है गाय और बैल भैंस का। लेकिन जब यहाँ पर पशु को तेज बुखार आता है तो लगभग तापमान कितना जाता है? 105 से 107 फ़ारेनहाइट। ठीक है। दूसरी बात है, रोगी पशु, जो पशु की आंखें होती हैं वो लाल हो जाती हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। इसके अलावा जो पशु जुगाली करने वाले होते हैं और जुगाली करना बंद कर देते हैं। जुगाली करना बंद कर देते हैं। जुगाली करना बंद कर देते हैं। ठीक। इसके अलावा होंठ, नथुनों पर छाले पड़ जाते हैं। पशु खाना छोड़ देता है और पीठ को टेढ़ी करके खड़ा होता है। ठीक है। पशु जो होता है चारा नहीं खाता है और पीठ को टेढ़ी करके, पीठ को टेढ़ी करके खड़ा होता है। इसके अलावा क्या है? आ, एक महत्वपूर्ण जो लक्षण है, जो पशु पहले तो सूखा, जो गोबर होता है सूखा करता है और उसके बाद में पतला दस्त, मतलब पतला गोबर करता है, बदबूदार गोबर करता है, यह भी लक्षण उसका है। और सही इलाज ना हो पाने पर 4-5 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। तो जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सल्फाइड है, यह फल एवं सब्जी परीक्षण जो होता है इसमें रासायनिक पदार्थ है यह। और यह जो पदार्थ है यह फल सब्जी संरक्षण के काम में आता है। तो यहाँ पर ये लिखा लिखा हुआ है परिरक्षण, परिरक्षण। ठीक है। प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो
इसका सही उत्तर है यहाँ पर बी। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के अलावा एक होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये भी रासायनिक पदार्थ है। यह भी जो है फल एवं सब्जी परिरक्षण के काम में आता है। एक है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, यह भी जो है फल एवं सब्जी परिरक्षण के काम में आता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में सूक्ष्म तत्व है मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हम बात करते हैं मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, ये सेकेंडरी एलिमेंट हैं, यानी द्वितीयक तत्व हैं। ठीक, इसके अलावा एक और होता है सल्फर, सल्फर, ये तीन तत्व हैं द्वितीयक तत्व। जो मुख्य तत्व होते हैं उनमें से मुख्य तत्व दो पार्टों में बटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका आता है एनपीके और द्वितीय में आता है आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और मैग्नीज जो है यह आपका है शुद्ध तत्व। क्या है? शुद्ध तत्व। मैग्नीज के अलावा क्या है? Fe, Zn, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, बोरान। इसके अलावा और कौन सा होता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक होता है क्लोरीन। ठीक, और जो तत्व बढ़ा हुआ है वह है निकेल। इस तरह से ये तत्व होते हैं शुद्ध तत्व होते हैं। इनकी मात्रा पौधों को बहुत कम कम आवश्यकता होती है, कम मात्रा पौधों की आवश्यकता होती है। कम मात्रा इन तत्वों की पौधों के लिए आवश्यक है। उसमें से Mn यानी मैग्नीज, Fe मतलब आयरन, फेरस मतलब Zn जिंक, Cu कॉपर, हम यहाँ लिख देते इसको है आयरन। ठीक है, Zn जिंक, Cu कॉपर, Mo मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, बी बोरान, Cl क्लोरीन, निकेल। इन तत्वों की बहुत सूक्ष्म आवश्यकता होती पौधों के लिए। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिक अधिक जो है मात्रा आवश्यक होती है। और इसके अलावा होता है प्राइमरी एलिमेंट। कौन सा होता है? प्राइमरी तत्व। ये होते हैं मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पी होता है फास्फोरस, और के आपका पोटास। ठीक है, प्राइमरी हो गया, द्वितीय हो गया, और ये हो गया माइक्रो एलिमेंट या
सूक्ष्म तत्व। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर इसका सही आंसर है मैग्नीज। गाय की दुधारू नस्ल है, जो हम लोग पशुओं को पालते हैं, उसमें 3 तरह के पशु होते हैं। जैसे गाय के केस में क्या, गाय वाले केस में क्या है, एक तो होता है आपका दुधारू नस्ल मिल्च ब्रीड, जो हम इसमें दूध की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उसके जो बछड़े होते हैं वो सुस्त होते हैं और हमारी खेती में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है द्विउद्देशीय या दिकाजी, यानी जिनकी गाय जो होती है दूध भी अच्छा देती हैं और उनके बछड़े खेत में काम भी अच्छा करते हैं, यानी कृषि कार्य भी अच्छा करते हैं। इसके अलावा होता है एक भारवाही नस्लें, यानी जो भारवाही नस्लें होती हैं इनकी गाय दूध कम देती हैं, लेकिन बछड़े बहुत फुर्तीले होते हैं और खेती में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है दुधारू की, इसमें है साहीवाल। ठीक है, साहीवाल नस्लें होती हैं 3 तरह की, दुधारू, ठीक, इसके अलावा बिकाजी और होता है आपका भारवाल। दुधारू में क्या है, साहीवाल, गिर, सिंधी, देवनी। बिकाजी में है हरियाणा, थार पारकर, इस तरह से है। और भारवाही में नागौरी है और नेल्लौर वगैरह है। तो इस तरह से ये किस्में हैं। तो यहाँ पर गाय की दुधारू नस्ल है साहीवाल। अगला प्रश्न है, धान का बॉटनिकल नेम अर्थात वानस्पतिक नाम क्या है? तो धान का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। जियामेज है मक्का का बॉटनिकल नेम है या वानस्पतिक नाम है जियामेज। धान का है ओराइजा सटाइवा और ये है केजानस केजान, ये है अरहर का। इसके बाद गेहूं का होता है ट्रिटिकम स्टाइवम। गेहूं का जो बॉटनिकल नेम होता है वह होता है ट्रिटिकम स्टाइवम। ठीक, इसके अलावा ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। सिंचाई का आसान एवं सस्ता साधन है, नहर है, लेकिन नहर के थ्रू जो है सिंचाई सस्ती पड़ती है और आसान भी होती है। क्षरण अवरोधी फसलें हैं, क्षरण अवरोधी फसलें हैं। यहाँ का जो क्षरण का मतलब है मृदा क्षरण, या मृदा क्षरण यानी मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन, मृदा क्षरण या मिट्टी का कटाव। अवरोधी मतलब को रोकने वाली फसलें हैं या जिससे बचाव करती हैं, मृदा क्षरण का बचाव करती हैं, ऐसी फसलों का नाम क्या है? गेहूं नहीं, धान भी नहीं है, मूंग है। ठीक, मूंग है आपका।
देखिए, जो फसलें भूमि की ऊपरी परत को बिल्कुल घेरे रहती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जब बरसात होती है तो बरसात की जो ड्रॉप है, बूंद है, जब आसमान से नीचे आती है तो उसका वेग काफी तेज होता है और खुले स्थान पर पड़ने के कारण वहाँ की जो है मिट्टी को उछालता है। पहले तो बूंद पड़ेगी, मिट्टी नहीं उछलेगी, लेकिन जब बार बार वहाँ पर बूंदें पड़ती रहेंगी तो मिट्टी वो उछलती है और मिट्टी कट जाती है और फिर पानी में घुल के बह जाती है। लेकिन वहीं पर एक चौड़े पत्ते की फसल जो होती है, और ऐसी फसल जो कि बिल्कुल जमीन को ऊपर से ढके रहती है, ठीक? ऐसी फसल जो भूमि को ढके रहती है, तो जो आसमान से बूंद आती है तो अब पहले पत्ते के ऊपर गिरती है। पत्ते के ऊपर गिरने के कारण उसका वेग कम हो जाता है, बाद में जो है गिरती है, जाती जमीन के ऊपर। तो यहाँ पर वेग कम होने के कारण उसकी चोट कम लगती है मिट्टी पर और मृदा कटाव नहीं हो पाता है। और जो पौधे की जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़े रहती हैं और वहाँ से मिट्टी कट करके बह नहीं पाती है, तो मृदा अपरदन वहाँ पर कुछ हद तक रुक जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है बी, मूंग। मृदा क्षरण अवधि फल है मूंग। मूंग के अलावा क्या है, उड़द भी है, कहीं कहीं सुनते हैं उड़द, ठीक है। मूंग हो गया, लोबिया है। अगला प्रश्न है, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। डाई अमोनियम मतलब DAP, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 18%, ठीक। और इसके अलावा DAP में जो है 18% होता है क्या है, नाइट्रोजन, और 46% उसमें होता है आपका फास्फोरस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे हमेशा इसका उल्टा कर देते हैं। 46% को एन कर देते हैं और 18 को पी कर देते हैं, तो ये उल्टा रहता है। सही है आपका 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। हाँ, यूरिया के केस में, यहाँ पर यूरिया का पूछा जाता है, यूरिया में होता है आपका 46% होता है वहाँ पर नाइट्रोजन, यूरिया के केस में। यहाँ पर क्या है, DAP है। ये ध्यान देने देने की बात है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, हेजिसियर का प्रयोग करते हैं। देखिए, हेजिसियर और सिकेटियर दोनों से हम कटाई छटाई करते हैं, बस अंतर केवल इतना है, जो सिकेटियर होता है उससे हम कोमल शाखाएं काटते हैं, और जो हमारा हेजिसियर है इससे हम थोड़ी मजबूत शाखाओं को भी काट लेते हैं। यह कैंची की तरह होता है और थोड़ा बड़ा होता है कैंची से, इस तरह से। ऐसे होता है, कैसे, देखिए चित्र अच्छा नहीं बन पाया है तो ये आप समझिए केवल। तो कैंची की तरह होता है, ये हत्थे होते होते हैं, यहाँ पर उसको नट लगा होता है और ये धार होती है। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि
हमारे बाग के या हमारे लॉन के चारों तरफ जो बाड़ लगी होती है, जो बाड़ में कुछ पौधे होते हैं, उन पौधों को मेंटेन करने के लिए ऊपरी एक उसकी जो लेयर हो, ऊपरी से होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हम इसे ऊपर से जो काटते हैं वो हम हैचियर से ही काटते हैं। ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे शेप बने होते हैं, जैसे कहीं पर देखा होगा लॉन में कोई गुंबद बना हुआ है या किसी एनिमल का आकार बना हुआ है पौधे के द्वारा, उसकी सदाई भी इसी से की जाती है। शेप मेंटेन का इसी से किया जाता है, हैचियर से। छिड़काव में यूज करते हैं स्प्रेयर। ठीक। बडिंग में बडिंग नाइफ एक होता है चाकू, उसे यूज करते हैं। और ओसाई के लिए हम पंखा यूज करते हैं, फैन होता है, ओसाई के लिए पंखा किया जाता है फैन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही। पूषा कार्तिकी किस फसल की प्रजाति है? देखिए, पूषा कार्तिकी जो है फूल गोभी की अगेती प्रजाति। पूषा कार्तिकी जो है ये फूल गोभी की अगेती प्रजाति है। ठीक है। और इसके अलावा जो पूषा कार्तिकी के अलावा कुछ और किस्में हैं, जैसे पूषा दीपाली, पूषा दीपाली। ठीक है। और इसके अलावा कुछ किस्में और हैं, पूषा अगहनी, पूषा अगहनी और जायंट स्नोबॉल। जायंट स्नोबॉल ये अगेती किस्में हैं फूल गोभी की, और ये मध्यकालीन किस्में हैं। इसके अलावा पूषा स्नोबॉल, पूषा स्नोबॉल एक, 16 और 2। पूषा स्नोबॉल एक, पूषा स्नोबॉल 16, पूषा स्नोबॉल 2, ये जो है पछेती प्रजातियां हैं फूल गोभी की, पछेती किस्में हैं फूल गोभी की। तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर सही है डी। आगे देखते हैं, सबसे अधिक वसा किस नस्ल की भैंस में होता है? तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सही है भदावरी। भदावरी में अधिकतम जो है 13% तक जो है वसा पाई जाती है, अधिकतम 13% तक, जो कि सबसे अधिक होती है। मुर्रा नस्ल जो होती है दूध अच्छा देती है। ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर प्रश्न का सही है भदावरी। हवा व पानी से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व। ठीक है। जो भी हमने बात किया था पौधों के लिए तत्व जो होते हैं, मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो उसमें से 3 तत्व होते हैं जो हवा व पानी से मिलते हैं। उसमें क्या है, सी है, उसके अलावा एच और ओ, यानी कार्बन, उसके अलावा हाइड्रोजन। ये प्राकृतिक रूप से पौधों में मिलते हैं, हमें इनको खेत में डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पौधों को हवा एवं पानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। बाकी बचे तत्व जो है
वह भूमि से मिलते हैं। भूमि में कमी होने पर उन्हें हम उर्वरक के रूप में या खाद के रूप में खेत में देते हैं, जिसे पौधे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सही है ए। धान का प्रमुख रोग है, ये जो रोग का नाम है खैरा रोग। ठीक है, जो जिंक की कमी से होता है। जिंक जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है की कमी से होता है। की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। देखिए, यदि 17 कहीं पर लिखा नहीं मिलता है, वहां पर लिखा है 16, तो 16 सही आपका आंसर होगा, क्योंकि 16 तत्व अभी तक थे। निकिल जो है 17वां एलिमेंट बढ़ा है, क्योंकि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में अ, जानते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही। गाय की दिखाती है, ये शायद हो चुका है। अच्छा, गाय की दुधारू यहाँ पर है, यहाँ पर है गाय की दिकाजी नस्ल। दिकाजी, तो दिकाजी में क्या है, हरियाणा। मुर्रा नस्ल भैंस की है, जो कि एक मिल्क ब्रीड है, दुधारू किस्म है, प्रजाति है। और साहीवाल जो है ये दुधारू गाय की ही नस्ल है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए। आलू के खेत में मिट्टी चढ़ाना किस प्रकार का भू परिष्करण है? तो सबसे पहले जानिए कि भू परिष्करण होता क्या है। भू परिष्करण होता क्या है? खेत में की जाने वाली की जाने वाली समस्त कर्षण क्रियाएं, कर्षण क्रियाएं भू परिष्करण कहलाती हैं। भू परिष्करण कहलाती हैं। अर्थात हम जो भी खेत में कार्य करते हैं, तो वो सभी भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और भू परिष्करण जो होता है यह होता है दो प्रकार का। एक होता है प्राथमिक भू परिष्करण। क्या होता है? प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण एक होता है। दूसरा द्वितीयक भू परिष्करण, सेकेंडरी टिलेज भू परिष्करण। ठीक है, जो प्राथमिक होता है इसमें क्या होता है, बुआई से पहले, बुआई से पहले खेत में की जाने वाली कर्षण क्रिया, यानी बुआई से पहले जो खेत में हम लोग कृषि कार्य करते हैं,
उसे कहते हैं प्राथमिक भू परिष्करण। ठीक है, जैसे जुताई करना, जुताई, ठीक। इसके अलावा हम लोग खेत की सफाई करते हैं, ठीक है, ये सब आता है प्राथमिक में। और द्वितीयक में आता है बुआई के बाद खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं। बुआई के बाद खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते खेत में, ठीक है, सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, ठीक है, फसल कटाई करते हैं, ठीक। जो भी हम क्रियाएं बीज बोने की बात करते हैं वह आती है द्वितीयक में। प्राथमिक में आता है जुताई करना, खेत को पलेवा करना। तो आलू जो होता है, आलू के जो कंद होते हैं वह हरे ना हो पाए। देखिए क्या होता है कि जो आलू का कंद होता है वह यदि मिट्टी के बाहर होगा तो हरा हो जाएगा। सूर्य के सूर्य की सीधी रोशनी पड़ेगी तो वह हरा हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं। तो बीज बोने के बाद ही मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो इसे कहेंगे द्वितीयक भू परिष्करण। ठीक है। आलू के केस में सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ने पर जो हरा पदार्थ होता है उसे कहते हैं सोलेनिन। सोलेनिन नामक एल्कलाइड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक तरह से जहरीला भी होता है। और जो यह क्रिया होती है इकट्ठा होने की उसे कहते हैं सोलेनाइजेशन। सोलेनाइजेशन, ठीक है। अगला यहाँ पे जो पदार्थ इकट्ठा होता है उसे कहते हैं सोलेनिन। सोलेनिन। और जो पदार्थ बनने की क्रिया होती है उसे कहते हैं सोलेनाइजेशन। ठीक है। बनता क्यों है? सूर्य की रोशनी से। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, यहाँ पर है 46। अगला प्रश्न है टमाटर के बीज का उपचारित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ लिखा है थायराम। थायराम को हम लोग थीरम भी बोलते हैं, कहीं 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 थीरम भी। और इसके अलावा एक होता है एग्रोसान जीएन। क्या होता है? एग्रोसान जीएन। तो हम लोग इसे यूज करते हैं। तो इनकी मात्रा होती है 2.5 ग्राम दवाई प्रति केजी बीज के लिए हम यूज करते हैं। सीड लिखा हुआ है 2.5 ग्राम थीरम या एग्रोसान जीएन प्रति केजी सीड बुआई के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिए अच्छे से।